हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मूल विधि के अगले पार्ट की। इससे पहले हम मूल विधि के 2 पार्ट देख चुके हैं, उनको आप देख लेना। बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से मूल विधि कराई जा रही है। उससे पहले हम मूल विधि की आईपीसी, सीआरपीसी और इसके बाद हम देख रहे हैं बाद जितने भी केसेस हैं। उसके बाद हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए वो करेंगे और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है ना, हम सारी चीज़ें साथ लेकर चलें। इतनी गारंटी है, आप मूल विधि शुरू से लेके पढ़ो। उसके बाद बस आप एक बार देखते चलो, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो या 2 बार देख लो वीडियो। उसके अलावा आपसे कहीं कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको अलग से कोई धारा याद करने की ज़रूरत है। यहीं से सारी प्रैक्टिस में याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हाँ अलग से नोटबुक लेके बैठोगे कि हाँ याद करनी है, कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप करा दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब ये केस चल रहा है, इसमें भी जितनी धारा आएंगी आईपीसी, सीआरपीसी, वो सारी हम यहीं पे करते चलेंगे। जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे, भाई वैसे भी तो हमको पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, तो यहाँ पे आपकी सारी कवर हो जाएंगी। इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैथ की ज़बरदस्त सीरीज चल रही है, बेहतरीन चल रही है, ठीक है। उसमें हम 7 वीडियो देख चुके हैं। आपकी नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में फोल्डर है, वहाँ से जाके देख लेना। इसके अलावा टाइम एंड वर्क करा चुके हैं, पाइप एंड टंकी करा चुके हैं और ट्रेन की जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है, एक वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से कराया जा रहा है सब कुछ। आप बस चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें। इसके अलावा आपसे कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको इंस्टा आईडी दी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग। और आपको टेलीग्राम चैनल का भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो मैं उससे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, लेकिन आप अगर कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हैं, ठीक है। सारे डाउट क्लियर करके हम चलेंगे। तो हम देखते हैं आज अपना मूल विधि का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना है, वीडियो कैसी बन रही है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको बताते चले, ठीक है। तो देखते हैं हम आज का सबसे पहला केस है। क्योंकि लगभग हम पहली जो वीडियो थी उसमें 20 से 25 केस कर दिए थे, नेक्स्ट थी उसमें लगभग 30 केस हो गए थे। और ये भी ये मत सोचना इतने सारे केस कैसे आएंगे। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो आपको पता लगेगा हाँ इनमें से आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है ना। आपको लगभग सभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये तो आया नहीं, ये इतने सारे करा दिए। इस बात की टेंशन मत लो, ये मुझ पर छोड़ देना। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे बारीकी से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और कम से कम पढ़ा रहा हूँ आपको, कम से कम दे रहा हूँ आपको मैं बहुत सारा देख कर कि हाँ इसमें से क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो पहला हम देखते हैं भाई आज का, हरवंश सिंह बनाम गुरचरणवाद किससे संबंधित है। तो हरवंश सिंह बनाम गुरचरणवाद, तो ये दहेज से संबंधित है। और इसमें दहेज में क्या कहा गया था, इस बात में निर्धारित किया गया कि दहेज की लगातार मांग, जहाँ दहेज की लगातार मांग हो वहाँ प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। अब यहाँ से एक आपको आईपीसी की धारा याद करें, तो आईपीसी की धारा 71 में क्या कहा गया था कि कोई भी किसी भी अपराध को बार बार, मतलब एक ही अपराध को अगर हम बार बार उसको कर रहे हैं, जैसे हम किसी को चपत मार दिया किसी ने, ठीक है ना। जा रहा है कोई, किसी को चपत मार दिया, उसने कहा फिर से मार के दिखा, तो उसने फिर से मार दिया। अगर उसने 10 चपत मार दिया इस तरीके से, अगर उसके बाद वो रिपोर्ट करता, तो ऐसा नहीं कि 10 चपत की अलग सजा मिलेगी उसके, या 10 रैप्टे की अलग सजा मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हाँ एक मांग, जितनी भी मांग करेगा वो हर मांग उसका अलग अपराध करेगी, हर मांग क्या होगी, अपराध होगी। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखना। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद किससे संबंधित है, ये भी दहेज मृत्यु से संबंधित। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि, मतलब ये है इस वाद में, किस नहीं, यहाँ पे क्या है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहाँ पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही मर गई और तंग किए जाने और क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दिया था, अपनी मृत्यु के पूर्व क्या दिया था, उसने बयान दिया था, वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य है। वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों की क्या है, दोष सिद्धि मान्य है। वहाँ पर जो आरोपी हैं वो उनकी क्या होगी, दोष सिद्धि मान्य होगी। किस में कहा गया था, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। अभी अभी की बात है, करंट का ये एक केस आया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसमें ये कहा गया कि यदि मृत्यु 1 महीने बाद हो जाए या 2 महीने बाद हो जाए तो वहाँ पर इस केस को नहीं चलाया जा सकता। क्यों, क्योंकि अभी एक केस था कि हाँ 1 महीने बाद ही उसने केस कर दिया था, 1 महीने के अंदर अंदर मृत्यु हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ 1 महीने के अंदर उसको सारी
जो भी प्रताड़ना है या उसने झेल लिया। अगर ऐसा होता तो पहले कुछ बात होती। तो उसमें 1 महीने की बात को इस वजह से उसने कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ऐसा केस यहाँ पर नहीं बनता है। नेक्स्ट, शांति बनाम राज्य, ये भी दहेज से संबंध है। तो कौन कौन से होगा? हरवंश सिंह बनाम गुरचरण, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश और शांति बनाम राज्य, ये 3 है आपके। नेक्स्ट, विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ, विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघवाद, कब? 1997। तो ये पूछ रहा है ये किससे संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया था, इसको देखते हैं। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की अग्रणी भूमिका के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। क्या कहा था इसमें? कहा था इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई के ऊपर एक पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी जाए। अब सीबीआई को क्या कहा है? सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि सीबीआई क्या है? सरकार की एक कठपुतली है, ठीक है ना। सीबीआई क्या है? एक सरकार का तोता है, बंद पिंजरे वाला तोता, जैसा सरकार कहेगी वैसा करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा था केंद्रीय सतर्कता आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने? ये कहा था विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ के बाद में कि सीबीआई के ऊपर किसको महत्ता देनी चाहिए? सीबीसी को। ये कैसी संस्था है? ये संथानम समिति के अनुसार इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1964 में। तो ये संस्था है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो भी हम आगे जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या कहा था? सीबीआई की आलोचना करते हुए क्या कहा था? सीबीसी इसके ऊपर रहेगी। और इसमें एक चीज़ और कहा था इस वाद में, ये कहा गया था संविधान संसद से ऊपर है। तो ये नहीं कि हाँ संसद कुछ भी कर देगी, संविधान में उल्टा पलटी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार बार बार, जैसे गोलकनाथ बनाम हुआ था, उसके बाद फिर केशवंदन, उससे पहले मतलब यही कर रही थी। 24वां संविधान संशोधन 1971 आ गया था, उसमें बहुत उस समय संसद का, उस न्यायपालिका का बुरा हाल कर दिया था। उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, जैसी कोई न्यायपालिका मना करती उसके उलट वो कानून ले आते थे। तो किस में कहा गया था? सीबीआई के ऊपर किसको माना गया? सीबीसी को। किस बात में? विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ। और इसी में कहा गया था संविधान जो है संसद से ऊपर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वो, अपराधों को कम करने के प्रयत्न के संदर्भ में कौन सा वाद है? अपराधों को कम करने के प्रयत्न के संदर्भ में कौन सा वाद? देखो भाई, एक चीज़ तो यह, हमें बनना नहीं है वकील। हमें क्या नहीं बनना है? वकील। हमें बस इनको पढ़ना है और हमें क्या करना है, जो हमारा 1 दिन का पेपर होगा उसमें हमें टिक करना है, नंबर लेना है, बात खत्म। तो हमें नहीं बनना वकील। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं, लेकिन हाँ याद करने के लिए अगर किसी की स्टोरी बताई जाए तो वो केवल याद करने के लिए। ऐसा मत सोचना कि हाँ इतना लंबा बता दिया कुछ। अगर थोड़ा बहुत, और जिसमें नहीं बताया जा रहा है उसको अपना याद कर लो, जैसे बताया, जितना भी उसमें जितना पॉसिबल है उतना बताया जा रहा है। तो अगर अपराधों को कम करने के प्रयत्न के संदर्भ में कौन सा वाद है? तो ये किस में? आईपीसी की धारा 511। ठीक है, यदि कोई प्रयास करता है लेकिन अपराध सफल नहीं हो पाता तो वो किस में कहा गया? 511 में। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या था? ये अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य की बात है। और ये कब की बात है? ये है 1954 की। इसमें क्या हुआ था? अभयानंद मिश्रा ये गए एक पटना यूनिवर्सिटी में गए। ये किस में गए? पटना यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर इन्होंने जाके क्या किया कि भाई मुझे एमए परीक्षा देनी। वहाँ पर जो भी टीचर थे, जो भी उसमें कौन होता है यूनिवर्सिटी में, कुलपति होता है, वहाँ पर गए, कहा कि मुझे एमए की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करना है। तो उन्होंने कहा भाई तुमने ग्रेजुएशन? उसने कहा मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं एक निजी स्कूल में पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने आवेदन स्वीकार कर लिया। भाई ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है, दे ले पेपर, हम क्या मना कर रहे हैं। अब उन्होंने वो जो भी अपने प्रोसेस थी उन्होंने आगे डॉक्यूमेंट, जो भी उसके डॉक्यूमेंट लिए वो आगे जांच के लिए भेज दिए कि भाई थोड़ा सा चेक कर लो जो भी करते हैं, बाकी जब सब कुछ। लेकिन हुआ क्या? वो सारे तो जाली निकले। वो क्या निकले? जाली, फर्जी बना रखे थे। ना तो वो मास्टर था, ना ही वो मास्टर था। अब उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? यूनिवर्सिटी ने केस कर दिया। किसका केस कर दिया? किसने? एक तो हमें धोखा दिया 420, ठीक है ना, और 511 इनने अपराध करने का प्रयत्न किया। अब आगे क्या होता है इसमें? तो जो ये अभयानंद मिश्रा थे, अब क्या हुआ? अब इसमें होता है जो इनका वकील था, उसने क्या तर्क दिया? उसने कहा कि भाई एक तो यह है कि इसने धोखा देने का प्रयास नहीं किया। क्या है कि नहीं किया? धोखा देने का प्रयास नहीं किया। हाँ, जो धोखा देने की तैयारी के समान था, धोखा देने का प्रयास नहीं किया लेकिन धोखा देने की तैयारी का समान था। दूसरा क्या कहा इसने कहा है कि यदि इसको प्रवेश पत्र मिलता और ये परीक्षा में बैठता तो ही तो 420 का केस लगता। अभी तो इसने धोखाधड़ी का कोई अपराध ही नहीं किया, जब इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर ये प्रवेश पत्र ले लेता
और परीक्षा में बैठ जाता तभी तो कुछ करता। क्योंकि चार और क्या कहा गया, और कहा है कि यूनिवर्सिटी को अपनी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये पेपर दे भी लेता, अगर ये बैठ भी जाता, तो भी यूनिवर्सिटी को अपनी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होता। तो आईपीसी की 415 धारा, 420 में दंड दिया गया। आईपीसी की धारा 415, धोखाधड़ी परिभाषित होता है। वहाँ से क्या होता है, धोखाधड़ी को परिभाषित किया गया। उसमें क्या कहा गया, यदि प्रयास सफल होता है तो अपराध क्या है। भाई अगर धोखाधड़ी का किया है, मतलब अगर किसी से जाके बहका दिया, किसी को पटा लिया कि हाँ चल तेरी ज़मीन का मैं ऐसे करा दूंगा, तेरी ज़मीन में चल इतने में बिकवा दूंगा, इस तरीके से कुछ भी, मतलब उसको उलझा के अपनी बात में, और क्या कर लिया, उसकी ज़मीन बिकवा दी या कुछ और उसके डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा दिए और उसे भेज दिया, ठीक है, और उससे पैसे भी ले लिए। हुआ उसका काम नहीं है, उसका फर्जी उर्जी करा के सब ये कर दे। तो ये किस में आता है, अगर सफल हो जाए तो 415 के अनुसार होता है। तो इसमें ये बताया गया 415 में क्या बताया गया, ये बताया गया। और इसमें क्या कहा गया, तो इसलिए अपराध करने का प्रयास तब शुरू हो जाता है। और इसमें फिर जो एक केस चल रहा था, इसमें क्या कहा गया, तो ये कहा गया अपराध करने का प्रयास तब शुरू हो जाता है जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसने प्रयास किया, प्रयास हुआ नहीं तो धोखाधड़ी के केस में वो नहीं आएगा। लेकिन उसने तो डॉक्यूमेंट पूरी तैयारी, क्योंकि जो उसका वकील था अभिनंदन मिश्रा का, उसने क्या कहा था कि भाई एक चीज़ बताओ, अगर ये पेपर, इसने पेपर तो नहीं दिए, क्या नहीं किया इसने, पेपर तो नहीं दिए, तो उस केस में ये कहा गया था कि हाँ अपराध करने का प्रयास, अपराध करने का प्रयास अगर इसने किया है और इसके नियंत्रण से बाहर की बात है, अगर वो किसी कारण विफल हो गया, और विफल का कारण क्या, वो उसके नियंत्रण से बाहर था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसने खुद से उसको कैंसिल कर दिया, वो उसके नियंत्रण में नहीं था। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर लें, भाई वो यूनिवर्सिटी में गया, उसने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो उसका तो प्रयास पूरा था, उसका तो जैसे ही मौका लगता वो तो पेपर देने बैठ जाता। जो कैंसिल हुआ वो तो उसके नियंत्रण में ही था, वो तो यूनिवर्सिटी की जांच का विषय था। तो इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर वो उसके नियंत्रण से बाहर था, उसके नियंत्रण से बाहर था, तो इसको भी क्या माना जाएगा, धोखाधड़ी माना जाएगा। और इसीलिए क्या कहा, अपराध करने का प्रयास तब से शुरू हो जाता है जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती। तो तैयारी तो उसकी पूरी थी। तो ये किस में कहा गया था, ये कहा गया था ये अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, और आईपीसी की धारा किस में, 511 में। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, भाई इसको याद रख लेना। ठीक है, मैं याद रखना कि हाँ डॉक्यूमेंट का फर्जीवाड़ा किया था उसने, तो 420 और 511 का केस इस पर बनाया था। लेकिन इसे इस एक केस में बरी कर दिया था और फिर से केस चला था। पहले 420 में बरी कर दिया, लेकिन जब फिर बाद में केस चला कि हाँ नहीं प्रयास तो इसने शुरू कर दिया था, तो इसको फिर से उस अपराधी घोषित किया गया था उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वरना किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो। तो धारा 125 क्या कहती है सीआरपीसी, वो कहती है भरण पोषण से संबंधित है। धारा 125 क्या कहती है, भरण पोषण से संबंधित है। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री दोनों जिम्मेदार हैं किसके, माता पिता के भरण पोषण से संबंधित। ये नहीं कि केवल पुत्र पुत्र है। तो ये इसमें कहा गया। और ये किस बात में कहा गया कि हाँ सभी पर लागू होती है, तो ये कहा गया था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। बस आप शाहबानो बेगम याद रख लेना, कब का बात है, 1985। तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा एज में इस शाहबानो बेगम को इनके जो हस्बैंड थे इन्होंने तलाक दे दिया था, तो इन्होंने फिर केस किया था। तो इसमें कहा गया था कि 125 सभी पर लागू होती है। किस पर होती है, सभी पर लागू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो वाद है वो किससे संबंधित है, वो है प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर से संबंधित है। किससे संबंधित है, एफआईआर से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया, इसमें ललिता कुमारी बनाम में कहा गया था उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञा, एक चीज़ और याद होगी यहाँ से, सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर जरूरी है। तो इसका मतलब एफआईआर किस में है, धारा 154 में, सीआरपीसी की धारा 154 में। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें 154 के तहत अनिवार्य है। तो ये केस क्या था, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश का, ये गए थे एफआईआर के लिए, लेकिन वहाँ पर एफआईआर नहीं की। तो फिर जो इसके पिता थे वो कहाँ पर गए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत वहाँ पर गए। वहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ थी, उन्होंने केस सुना है कि यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें कहा गया था कि जो भी थाने हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, उन्हें क्या करना है,
FIR मैंडेटरी है, FIR करेंगे वो। किसके तहत है? 154 के तहत, संज्ञेय अपराध में। और 154 में क्या दिया गया था? 154 में ये दिया गया है, मैंने आपको बताई भी थी CRPC में। 154 में कुछ केस ऐसे हैं जिसमें केवल महिला ही रिपोर्ट लिखेगी। जो महिला से संबंधित अपराध है उसमें केवल महिला अधिकारी ही रिपोर्ट लिखेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। और 155 में क्या है? धारा 155 में 155 और 155 को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। 155 में क्या है? 155 में थाना प्रभारी की ये ड्यूटी है कि जो भी FIR या संज्ञेय अपराध से अलग वाले केस हैं उसको न्यायालय में पेश करेगा और इनकी सबकी देखेगा कि हाँ कौन FIR है, कहाँ पर हो रही है, नहीं। तो ये किसकी ड्यूटी है? थाना प्रभारी 155 के तहत। किसके तहत है? धारा 155 के तहत। तो 154 और 155 किससे संबंधित है? FIR से संबंधित है। अब बात करते हैं धारा 166 की CRPC की, यहीं पे बता रहा हूँ। यदि FIR लिखने से कोई पुलिस वाला या कोई थाने का जो भी अधिकारी है अगर वो मना करता है, धारा 166 में, CRPC की धारा 166 में क्या कहा गया? यदि कोई FIR लिखने से मना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। इस चीज़ को याद रखना, 6 महीने से 2 साल तक की सजा किसको मिल सकती है? यदि कोई FIR लिखने से मना करता है संज्ञेय अपराध में। किसमें? संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध में FIR लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है। एक धारा और यहीं से हम याद करते हैं, 154 याद होगी आपकी कि क्या होगा? FIR लिखनी होगी। 155 थाना प्रभारी की ड्यूटी। भाई सारी IPC CRPC सारी यहीं पे कवर करा दूंगा। केस में आगे फिर जितने भी वाद हैं और जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे सभी में कवर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, कुछ नहीं बचने वाला। 154 होगी। 155 में क्या? थाना प्रभारी की ड्यूटी। 166 में क्या है? यदि कोई FIR नहीं लिखता तो उसके खिलाफ केस। कितनी सजा? 6 महीने से 2 साल तक पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए। तो कितनी सजा हो सकती है उसे? 6 महीने से 2 साल तक की सजा। यदि FIR नहीं लिखना, FIR नहीं लिखता तो क्या होगी? 6 महीने से 2 साल तक की सजा। अब मैं बात करता हूँ CRPC की धारा 156, 154, 155 और 156। 154 में FIR लिखनी होगी जो अधिकारी। 155 में थाना प्रभारी की ड्यूटी चेक करना होगा। 156 में किसकी ड्यूटी है? न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके तहत पुलिस को FIR करने का आदेश दे सकता है। अब कहाँ पर बात पहुँच गई? अब देखो किसके कैसे याद रखें। 154 कोई भी पुलिस अधिकारी, दरोगा है, उसको क्या है? ड्यूटी है भाई उसकी लिखनी है। उसने मना की तो 155 के तहत कौन उससे ऊपर का अधिकारी कौन होगा? जो भार साधक अधिकारी है थाने का, SHO SO, तो वो क्या होंगे? वो उस चीज़ को चेक करेंगे। 155। अब इनके ऊपर से ही बात गुजर गई तो अब कहाँ जाएंगे? 156 में न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके तहत पुलिस को FIR करने का आदेश दे सकता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी इसमें, तो ये समझ में आ गया। तो ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद का संबंध किससे? पूछा जाएगा आपसे इतना ही, लेकिन मैं इसमें डिटेल में बता दूँ, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाती है। और हमने यहाँ से 4 IPC CRPC की धारा भी याद कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं, जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध किससे है? तो ये है आत्मरक्षा के अधिकार से। तो इसको याद रखना, जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद का संबंध किससे है? तो ये है भाई आत्मरक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट, किस वाद में उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिया? तो किस में दिया था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के वाद में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी मतलब जो भी कार्यशील है, कहीं पर जॉब करती हैं, महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विदित किया था। अब ये क्या था? इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है ना? थोड़ा सा समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, अच्छा याद हो जाएगा। तो ये क्या था भाई? 1997 का एक केस था। एक भवरी देवी थी, एक गांव था भातेरी गांव वहाँ का, तो राजस्थान की थी। ये कहाँ की थी? राजस्थान की। तो ये एक जो होता है महिला विकास कार्यक्रम के तहत ये राज्य की कर्मचारी थी। इनका क्या काम था? जैसे कहीं पे बाल विवाह हो रहा हो तो उस समय क्या था? उनको रोकना था। इस तरीके जो भी वहाँ से महिला की उन्नति के लिए काम करना इनका काम था। तो एक बार बाल विवाह हो रहा था, ऊंची जाति में हो रहा था, तो ऊंची जाति का ही उनका मैटर था और वहाँ पर क्या हो रहा था? बाल विवाह। तो ये पहुँच गई वहाँ पर कि भाई ये तो गलत है, ये गैर कानूनी है। अब उसको रोकने के कारण उनसे क्या होगी? दुश्मनी होगी। वो क्या होगा? उन्होंने अपनी बेइज्जती लगी तो उनसे क्या होगी? दुश्मनी होगी। अब उनके ही जो डिपार्टमेंट में थे वहाँ भी कुछ उसी कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है ना? वो क्या करते थे? वहीं से बिलोंग करते थे। अब उनके आपस में गांठ साठ होगी कि हाँ भाई चलो इसने ऐसे कर दिया यार, हमारी तो बेइज्जती होगी। हमारी क्या होगी? बेइज्जती होगी, इसने तो जाके शादी रुकवा दी। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था उसके साथ गैंगरेप, ठीक है? उसमें कुछ तो वो थे और कुछ उसके जो सीनियर अधिकारी थे या जो उसके ऊपर डिपार्टमेंट में काम करते थे वो लोग थे।
तो उससे संबंधित है ये। अब इसमें पहले क्या होता था, देखो जब ये केस आया था उससे पहले क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, एक तो आईपीसी की धारा 509 है। मैं जो केस बता रहा हूँ वो इसीलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, एक तो आप थोड़ा सा याद आसान से हो जाएगा, और इसमें बहुत सारी आईपीसी सीआरपीसी बहुत सारी धारा का हम बीच में कलेक्शन कर लें, याद हो जाएंगे, और यहीं से ज़्यादा अच्छी याद होगी कि हाँ कौन सी धारा कहाँ पर थी। तो आईपीसी की धारा 509 क्या कहती है, यदि किसी औरत के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात यदि कोई कहता है या कोई हरकत ऐसी करता है, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत है, धारा 509 के अंतर्गत है। और 354 में आपको सबको पता ही है, 354 में क्या है, स्त्री लज्जा भंग करना, स्त्री लज्जा भंग करना। 354 ए में क्या है, कटाक्ष करना या अश्लील फिल्में या यौन के लिए कहना या लैंगिक उत्पीड़न, ये किसमें, 354 ए में। 354 बी, बी में क्या है, निवस्त्र करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354 बी। 354 सी, गुप्त फोटो खींचना या एकटक देखना, ये किसके अंतर्गत आता है, या ये कोई स्त्री अपना प्राइवेट काम कर रही है तो उसको देखना, तो ये किस में आ जाएगा, 354 सी में। 354 डी, किसी स्त्री का पीछा करना, ठीक है। और इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई अच्छे काम के लिए यदि किसी जैसे जासूसी के लिए या मतलब सरकारी, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट जासूसी कराने लगे, तो अगर कोई इस तरह का पीछा करता है तो वहाँ पर वो जुर्म नहीं होगा। तो 354 डी में क्या है, पीछा करना, तो ये कहा गया था इसमें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जो एक्ट था ये लागू किया था 2013 में। क्या लागू किया था, विशाखा के तहत एक विशाखा संस्था थी, तो उसने, हाँ आपको बता दूं, इसमें जो गैंगरेप होता है उसमें तो वहाँ की जो श्रमजीवी महिला होती वो इकट्ठा हुई, तो कुछ सरकारी संगठन की और कुछ गैर सरकारी जो एनजीओ होते हैं उनकी जो महिलाएं इकट्ठा हुई, उन्होंने विशाखा नाम से एक याचिका डाली थी। कहाँ पर डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर से ये बरी हो गए थे, ठीक है ना, बरी हो गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने याचिका डाली थी तो उस केस के लिए, तो फिर क्या हुआ था, 2013 में लागू हुआ था। क्या हुआ था, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। अब इसके अंतर्गत कुछ अभियान भी चले थे। इसके अंतर्गत क्या चले थे, विशाखा जो 2013 में लागू था, इसके अंतर्गत कुछ अभियान चले थे, जैसे मीटू। अभी आप लोगों को सबने सुना होगा, मीटू चला था ना, मीटू कैंपेन, कि नाना पाटेकर के ऊपर भी आरोप लगा दिया, जिसको भी देखा उसके ऊपर आरोप लगा दिया। कुछ उसमें सच थे, कुछ उसमें फर्जी, पता नहीं 50-50 साल पहले लगा दिया, ठीक है ना। तो ये तो होता ही है कि हाँ किसी भी अगर कोई कानून बना है तो उसका दुरुपयोग तो होता ही है भाई। अगर उसको न्याय के लिए मिला है तो कुछ परसेंट तो उसका दुरुपयोग भी होता ही है। अब इसमें देखते हैं, तो इसके तहत क्या चला था, मीटू चला था, एक कैंपेन चला था पिंक अंडरवियर कैंपेन चला था, एक चला था चप्पल मारूंगी कैंपेन, ये क्या चला था, चप्पल मारूंगी कैंपेन, पिंजड़ा तोड़ कैंपेन। तो इस तरह के कैंपेन चले थे, किसमें, जो विशाखा गाइडलाइन हुई थी 2013 में लागू, इसके अंतर्गत। तो ये भाई आपका विशाखा बनाम राजस्थानवाद हो गया। तो ये किससे संबंधित है, यदि किसी संस्था में कोई महिलाएं काम कर रही हैं तो ये किससे संबंधित है, उससे संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, इसको जब हम पढ़ेंगे ना आगे, जब महिला वाला पढ़ेंगे, महिला एक्ट, तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ किस संस्था में अगर कहीं पर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये विशाखा गाइडलाइन लागू होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ पढ़ी जाएंगे उसमें। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कितने व्यक्ति होने चाहिए कम से कम विशाखा गाइडलाइन लागू करने के लिए, तो कितने, 10 होने चाहिए। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे वो कह रहा है किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो ये किया गया रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा। आईपीसी की धारा 299 और 200, आईपीसी धारा 299 और 300 में परिभाषित। तो 299 में क्या है, आपराधिक मानववध, और धारा 300 में क्या है, हत्या। आपराधिक मानववध क्या होता है, आपराधिक मानववध एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि हाँ किसी की ऐसा था, उसको लग रहा था उसको कि किसी को क्षति पहुंचा रहा है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, ठीक है, किसी को पीट रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसका ऐसा संभावना नहीं कि हाँ ये मर जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर हत्या हो जाती तो वो किस में आएगा, आपका आपराधिक मानववध में आएगा। मृत्यु, जैसे मतलब मृत्यु करने के आशय से, या कोई ऐसी क्षति पहुँचाता है, ऐसी क्षति पहुँचाता है जो शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो, और जो प्रकृति के अनुक्रम, जो प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है, वो नहीं है, जो प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है वो नहीं है, तो वो किस में आएगा, आपराधिक मानववध में। यदि प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है तो वो किस में आ जाएगा, आपका हत्या में। तो इसमें ये अंतर है। आगे चलते हैं, किस याचिका में यह प्रतिपादित किया गया
कि यदि समाज का वर्ग जिसको क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ है, उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में आवेदन दे सकता है। उच्चतम न्यायालय में पत्र लिखकर भी उपचार की मांग कर सकता है। तो यह किस वाद में कहा गया था भाई, ये किस याचिका में प्रतिपादित किया गया? यदि कोई समाज का वर्ग ऐसा है जिसको क्षति पहुंचाई गई है या उनके कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है और वो क्या है, निर्धनता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ है, तो उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है या पत्र लिखकर भी उपचार मांग सकता है। तो ये किस वाद में कहा गया था? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। किस में कहा गया था? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। उस समय न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती। तो इसमें लिखा है पीएन भगवती ने आगे यह भी कहा कि न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। ठीक है ना, क्या होगा? इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से इस याचिका का लाभ नहीं लिया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ राजनीतिक द्वेष हो गया, इलेक्शन लड़े गांव में प्रधानी का, अब प्रधानी का हार गए, प्रधानी का क्या हो गया, इलेक्शन हार गए। अब वहाँ पर वही है, उनका एक निर्धन है, कुछ अमीर है, इस टाइप का जो भी कुछ है, उसने क्या कर दिया, याचिका डाल दी। तो ऐसा नहीं कि इस टाइप से आप क्या करो, दुर्भावना या राजनीतिक उद्देश्य से इस याचिका का लाभ लेना चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। किसने कहा था? पीएन भगवती ने। नेक्स्ट, कोई भी निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है, केवल उस न्यायमूर्ति के नाम जो उसके राज्य से आया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, पूछा जा सकता है कि हाँ किसी को भी लिख सकता है या केवल उसी राज्य को। तो वो कह रहा है कोई भी निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है, केवल उस न्यायमूर्ति के नाम जो उस राज्य से आया हो। पत्र के साथ शपथ पत्र का होना आवश्यक नहीं। इस चीज़ को भी नोट करना, पत्र के साथ ऐसा नहीं कि हाँ मैं तुम्हारे राज्य से ही हूँ, इस टाइप से कोई जरूरी शपथ पत्र नहीं है। तो शपथ पत्र आवश्यक नहीं है। यह किस वाद में निर्धारित किया गया? तो ये किया गया था भाई एमसी मेहता बनाम भारत संघ के बाद में। ये कब किया गया था? जब जनहित याचिका की बात चल रही थी कि हाँ जनहित याचिका कैसे कर सकते हैं, जनहित याचिका के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कहा था कि हाँ कोई भी पोस्ट कार्ड से भी कर सकता है या कोई पत्र के द्वारा भी कर सकता है। यदि ऐसा है कि भाई कोई किसी व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है या कोई निर्धन है, इस टाइप से है, कोई निर्धन व्यक्ति है, वो वहाँ तक जाने के लिए नहीं है अवेलेबल, तो वो एक सिंपल अपना पत्र लिखकर उस जज के नाम जो उसके राज्य से हो उसके नाम भेज सकता है, तो उसकी याचिका मान ली जाएगी। ये किस में कहा गया था? एमसी मेहता बनाम भारत संघ बाद में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में उन स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया। यह किस बात में किया गया था? तो मैंने बताया था आपसे, जो भी पर्यावरण से संबंधित है, तो मैक्सिमम केस जो वो एमसी मेहता के ही हैं। पर्यावरण से संबंधित या शारीरिक क्षति से संबंधित, जैसे विषैली गैस फैल गई, इस टाइप से जो भी हैं पर्यावरण से संबंधित किससे हैं? एमसी मेहता के ही हैं ज़्यादातर। तो ये किससे हैं? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर का वाद किससे संबंधित है? इसको आगे भी पढ़ेंगे हम जब एक्ट करेंगे। तो कहा गया है सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर का वाद किससे संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ था, एक 9 वर्ष का बालक था, उसकी मृत्यु किसके हो गई थी? पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। तो न्यायालय ने क्या किया था, मृतक की माँ को 75,000 रुपये उदाहरणात्मक प्रतिकर देने का निर्देश दिया। माँ की ओर से याचिका महिलाओं की सहेली नामक संस्था के द्वारा की गई थी। क्या किया गया था? जो अप्लाई की गई थी याचिका, तो किसने की थी? जो उस महिलाओं की तरफ से एक सहेली नामक एक संस्था थी महिलाओं की, उसने याचिका डाली थी। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो इस समझ गए ना, सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर का वाद किस, तो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ही तो किया था, क्योंकि उस बालक की मृत्यु कैसे हुई थी? पुलिस के मारने के कारण। तो सहेली नामक संस्था थी महिलाओं की, उसने क्या किया था? याचिका डाली थी। नेक्स्ट, गौरव जैन बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? गौरव जैन बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? तो इसमें क्या था, न्यायालय ने अवलोकन किया कि राज्य, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह, तो न्यायपालिका ने क्या किया था भाई, कि जो राज्य या एनजीओ और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है, जो भी इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है?
जो भी महिला देह व्यापार में संलग्न महिला हैं उनकी सहायता के लिए आगे आए। इनकी इनकी सहायता के लिए आगे आए, किनकी? जो देह व्यापार में संलग्न महिला हैं, उनसे पता किया जाएगा भाई क्यों ऐसा वो कर रही हैं। तो ये है। नेक्स्ट क्या कहा था इसमें? उन्हें अभी घोषित होने से बचाएं, उनके पुनर्वास में मदद करें ताकि वे पुनः गरिमायुक्त जीवन जी सकें। ये किस में कहा गया था? गौरव जैन बनाम भारत संघ बाद में। और क्या कहा गया था नेक्स्ट पॉइंट? वे पुनः लाल बत्ती क्षेत्र में पर्दापरण करने के लिए ना सोचें, रेड जोन क्षेत्र में वो फिर से ना जाए, उन्हें ऐसा समझाया जाए और उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, उनके विवाह की व्यवस्था की जाए। ये किस में कहा गया? गौरव जैन बनाम भारत संघ। उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान करें। ठीक है, उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान करें। ये किस में कहा गया था? गौरव जैन बनाम भारत संघ बाद में। तो इसमें आप समझ सकते हो कि जो भी देह व्यापार से संलग्न महिला हैं या उनके बच्चे हैं, उनसे संबंधित जितने भी उनके मतलब जीवन के सुधार के लिए जितने पॉइंट कहे गए हैं वो किस में कहे गए हैं? गौरव जैन बनाम भारत संघ बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? तो ये परमानंद कटारा का वाद जो है ये है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो या जवान हो या बूढ़ा हो या क्या हो, बच्चा हो, उसको तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। यदि किसी को ज़रूरत है चिकित्सा सुविधा की तो उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बच्चे को या बूढ़े को, कोई भी हो उसको क्या होना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। और एक चीज़ और, परमानंद कटारा का जो वाद है वो उसके लिए भी है, जो घायल व्यक्ति है उनको तुरंत चिकित्सा मिलनी चाहिए। ये पूछा जाता है घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा मिलनी चाहिए, किस वाद में कहा गया? तो ये कहा गया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ऐसा नहीं कि हाँ उसके लिए डॉक्यूमेंट कि हाँ एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, चोट कैसे लगी, इसको कौन लाया, इस तरह की प्रक्रिया नहीं करनी। उसको तुरंत पहले क्या करेगा? हॉस्पिटल उसके चिकित्सा सहायता उसको देगा, बाद में जो प्रक्रिया बाद में कर लेना, लेकिन सबसे पहले क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। मतलब जीवन का अधिकार किस में कहा गया? अनुच्छेद 21 में। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये। तो ये हमारे कुछ केस थे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप कमेंट जरूर करना, बताना कि हाँ कैसा लग रहा है, कितना अच्छा समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।